बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एरर एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एरर एनालिसिस की एक्सप्लेनेशन, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक, एरर्स वर्सेस मिस्टेक्स, एरर एनालिसिस अप्रोच, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एरर, स्टेप्स इन एनी टिपिकल एरर एनालिसिस रिसर्च। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर एनालिसिस इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। इट इज़ कंसर्न विद द कम्प्लिकेशन, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय सेकंड लैंग्वेज। तो ये किस चीज़ के साथ कंसर्न है? जब आप सेकंड लैंग्वेज में मिस्टेक्स या एरर्स करते हो। सेकंड लैंग्वेज से मुराद कोई भी इंग्लिश हो या पर्शियन लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब आप फर्स्ट लैंग्वेज की यहाँ पे बात नहीं चली, सेकंड लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो, and aims at investigating aspects of second language acquisition। एक्विजिशन का मतलब यही है कि जब कोई चीज़ या लैंग्वेज अनकॉन्शियसली सीखी जाती है उसे एक्विजिशन कहते हैं। सो क्लोजली रिलेटेड टू एरर एनालिसिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इंटर लैंग्वेज। तो एरर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी चीज़ जिसका आपको इल्म ना हो, आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, उसे हम एरर कहते हैं। सम रिसर्चर्स डिस्टिंग्विश एरर एनालिसिस फ्रॉम ट्रांसफ़र एनालिसिस। तो कुछ जो रिसर्चर्स है वो इनको डिस्टिंग्विश करते एरर एनालिसिस और ट्रांसफ़र एनालिसिस, विच कंपेयर्स द लर्नर्स डेटा विद द रिस्पेक्टिव फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज से मुराद आपकी जो पहली लैंग्वेज है, कोई भी लाइक उर्दू, पश्तो, सिंधी, वट एवर योर लैंग्वेजेस। वेयर एज एरर एनालिसिस कंपेयर्स द लर्नर्स डेटा विद द टारगेट लैंग्वेज नॉर्म, आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लेन्स एरर अकॉर्डिंगली ऑफ जेम्स। अब कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि जब हम एरर करते हैं मीन्स सेकंड लैंग्वेज में, तो ये हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से हम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, फ़र्स्ट लैंग्वेज का इसमें कोई रोल नहीं होता। जो हम एरर करते हैं सेकंड लैंग्वेज में, दैट्स नॉट बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। एरर इज़ अ सिस्टमेटिक डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि अपनी जगह से अपनी चीज़ से हिल जाना, मीन्स चेंज हो जाना। व्हेन अ लर्नर हैज़ नॉट लर्न समथिंग एंड कंसिस्टेंटली गेट्स इट रॉन्ग। जब एक लर्नर कोई चीज़ सही तरह नहीं सीखता तभी वो एरर करता है। कंसिस्टेंटली यानी मुसलसल या लगातार। अब डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। एरर और मिस्टेक में क्या फ़र्क है? लाइक एन एरर इज़ अ मिस्टेक and is also a deviation of the norms of the language, but it is not systematic. So Norwich 1983 says that a mistake is an inconsistent deviation, that is sometimes the learner gets it right but sometimes wrong. Richards et al. States that mistake made by a learner when writing or speaking is caused by lack of attention, fatigue, carelessness or other aspects of performance. So we can say that a mistake is made by a learner because he does not apply the rule as that actually he knows. तो इसका मतलब ये है कि एरर और मिस्टेक में फ़र्क ये है, इसमें जो एरर है इसमें हम रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो नहीं करते। कोई भी लर्नर इसमें हमारे पास जैसे पास्ट का एक्सपीरियंस मौजूद होता है, हम पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, हम जो है उसे करेक्ट नहीं कर पाते। मसलन अगर सपोज़ एक वर्ड है हेल्प, हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या है? हेल्प्ड। तो मींस ईडी लगा है, हेल्प्ड। तो ईडी का जब इजाफा होता है तो हम ये रूल सब पे अप्लाई करते हैं। जैसे गो के साथ भी हम गॉड लिखेंगे, GOED लिखेंगे। मतलब हम ये नहीं सीखते कि जो गो है उसका सेकंड फॉर्म जो है वेंट है, क्योंकि इसमें हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस शामिल है। पास्ट का एक्सपीरियंस इसलिए शामिल है, जब हमने हेल्प वर्ड पढ़ा था उसमें हमने ईडी लगाया था, तो हमारे पास्ट का एक्सपीरियंस था कि जब कोई भी सेकंड फॉर्म हमने लगाना हो तो हम ईडी लगाएंगे। तो ये हम सब अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। मिस्टेक से मुराद जब हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक होती है, एरर आता है, बाय चांस ये सब कुछ होता है। मसलन हम कोई बात कर रहे होते हैं, हमारी ज़बान फिसल जाती है, वर्ड हमसे सही नहीं बोला जाता, वो मिस्टेक है। कोई गेस हम करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है, तो ये मिस्टेक है। मिस्टेक को हम ख़ुद करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लफ्ज़ हमसे गलत बोला जाता है तो हम उसे सही से प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, और ये लेक ऑफ अटेंशन की वजह से होती है। जैसे लेक ऑफ अटेंशन से मुराद आप थके हुए होते हो, केयरलेसनेस होते हो, या दूसरी जो है चीज़ें इसमें आ सकती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे अगर मैं मिस्टेक की बात करूँ, एक वर्ड है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, इक्लेक्टिक अप्रोच। कुछ लोग इसको बाय मिस्टेक जो है इलेक्ट्रिक अप्रोच पढ़ते हैं,
उसका एक्चुअल स्पेलिंग ECLECTIC, इक्लेक्टिक अप्रोच है, लेकिन कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक अप्रोच की जगह मींस कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक अप्रोच पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये मिस्टेक है। और क्यों? क्योंकि इसने प्रोनाउंसिएशन में जो है, इसे फिर याद आता है कि इस एक्चुअल वर्ड है वो है इक्लेक्ट्रिक अप्रोच, नॉट इलेक्ट्रिक अप्रोच। सो आई होप आपको एरर और मिस्टेक की डिफरेंस का पता चल। In linguistics, according to J. Richard et al., an error is the use of a word, speech, act of grammatical items in such a way that it seems imperfect and significant of an incomplete learning. मतलब आपने सही से वो चीज़ सीखी नहीं होती। वही बात कर, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी हेल्प की, अगर आपने हेल्प पढ़ी हो तो ईडी लगता है सेकंड फॉर्म में, और आप ईडी हर जगह लगा रहे हो, तो ये एरर है। इट इज़ कंसिडर्ड बाय नॉलेज एज अ सिस्टमेटिक डेविएशन which happens when a learner has not learned something and consistently gets it wrong. जब कोई चीज़ आपने प्रॉपर नहीं सीखी होती तभी आप एरर्स क्रिएट करते हो। According to Corder, error signify three things. एरर जो है सिग्निफाई करता है तीन चीज़ों को। कौन कह रहा है? Corder. First, to the teacher, in that the learner tells the teacher if they have undertaken a systematic analysis how far towards that goal the learner has progressed and consequently what remains for them to learn. सो पहले पॉइंट में ये बताया गया है, तो इसमें टीचर की बात की गई कि वो क्या सिखाता है और उसका आउटपुट क्या निकलेगा। सपोज़ अगर कोई जैसे लिसनिंग और रीडिंग है, ये क्या है? ये रिसेप्टिव स्किल्स है, और स्पीकिंग और राइटिंग क्या है? ये रिस्पॉन्सिव स्किल्स है। सो हाउ फार द स्टूडेंट हैज़ प्रोग्रेस, तो ये चीज़ें देखी जाती है, और इसी से जो है हम मिस्टेक्स भी करते हैं, एरर्स भी करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर नहीं पढ़ा होता। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड, they provide the strategies, they provide the researcher with evidence of how language is learned or acquired, कि लैंग्वेज को कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, एंड व्हाट स्ट्रेटजीज और प्रोसीजर्स द लर्नर एज एम्प्लॉइंग इन देयर डिस्कवरी ऑफ द लैंग्वेज। तो इसमें भी आप मिस्टेक्स करते हो, आपको जो है चीज़ें प्रॉपरली नहीं पढ़ाई जाती, और आप इमिटेट करते हो, आप सुनते हो बट लेकिन आप करेक्टली जो है उसे रिपीट नहीं करते। When the topic is taught, it was not properly taught. जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है वो प्रॉपरली नहीं पढ़ाया जाता, तभी आप एरर्स जो है क्रिएट करते हो। थर्ड क्या है? थर्ड, एंड इन अ सेंस दैट इज़ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दे आर indispensable to the learner himself or herself because the making of errors can be regarded as a device the learner uses in order to learn. The occurrence of errors is merely a sign of the present inadequacy of our teaching methods. Corder 1976. तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जो मिस्टेक्स है वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते, क्योंकि हम लर्नर्स हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, और वो क्या सीख रहे हैं? सेकंड लैंग्वेज। तो इसमें हमसे मिस्टेक्स भी होंगे, एरर्स भी होंगे, तो इसलिए ये तीन पॉइंट्स जो है कॉर्डर ने दिए थे। अब देयर हैव बीन टू स्कूल्स ऑफ थॉट when it comes to error analysis and philosophy. The first one, according to Corder, linked the error commitment with the teaching method. पहला जो एरर का मतलब अगर कहे कसूरवार ठहराया तो वो किसको है? टीचिंग मेथड को। arguing that if the teaching method was adequate, अगर टीचिंग मेथड मुनासिब होता, सही होता, the errors would not be committed, तो एरर्स हम कमिट नहीं करते। तो जो फर्स्ट वो पॉइंट है वो किसको मतलब कसूरवार ठहराया? टीचिंग मेथड को। द सेकेंड, बिलीव दैट वी बिलीव इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, कि हम इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी पूरा नहीं होता। एंड द एरर करेक्शन इज समथिंग रियल एंड द अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कैन नॉट डू विदाउट इट नो मैटर व्हाट टीचिंग अप्रोच दे मे यूज़। मतलब हम एरर्स करेंगे चाहे जो भी मेथड वो अप्लाई करें, क्योंकि हम एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पे एरर्स और मिस्टेक्स की अगर बात करें, चॉम्स्की मेड अ डिस्टिंग्विश एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस ऑन विच लेटर ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एंड एरर्स विल बी पॉसिबल। Chomsky stated that we thus make a fundamentalist distinction between competence, the speaker hears knowledge of his language, and performance, the actual use of language in concrete situations. तो यहाँ तक पहले समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस और ये दूसरा वर्ड जो है क्या, कॉम्पिटेंस, इसका क्या मतलब है। कॉम्पिटेंस का मतलब ये है जो पहली लैंग्वेज आपकी होती है उसके बारे में आपके पास जो नॉलेज होती है उसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। वो लैंग्वेज उर्दू भी हो सकती है, पश्तो भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, सिंधी, बलोची, वटेवर जो भी हो, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। परफॉर्मेंस का मतलब ये है द वे आई कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, के उस लैंग्वेज से मैं कैसे सेंटेंसेस जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ और
उस लैंग्वेज मतलब अप्लाई कैसे कर सकता हूँ रीडिंग में, सॉरी राइटिंग में और स्पीकिंग में। तो इसको जो है परफॉर्मेंस कहा गया है। और परफॉर्मेंस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉलेज तो आपके पास ओबियसली बहुत ज़्यादा होती है। अब सपोज़ अगर आप उर्दू स्पीकर हो तो आपके पास उर्दू की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन आपने कैसे परफॉर्म करना है, आपने सिचुएशन को देखना है। अगर आपके सामने बच्चा हो तो आपने ओबियसली कम बोलना है और ये एडजेक्टिव्स, एडवर्ड्स, ये चीज़ों को थोड़ा साइड पे रख के। और अगर आपके सामने कोई बड़ा हो तो आपने कोई अच्छी परफॉर्मेंस देनी हो। तो मतलब नॉलेज हमारे पास जो है उस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमने सिचुएशन को देखना होता है, फिर परफॉर्म करना होता है। इन अदर वर्ड्स एरर्स आर टॉट ऑफ एज इंडिकेशंस ऑफ इनकम्प्लीट लर्निंग। तो एरर अगेन वही बात करें कि इनकम्प्लीट लर्निंग की वजह से होते हैं। एंड द स्पीकर ऑफ एरर हैज़ नॉट येट एकमुलेटेड सेटिस्फैक्ट्री लैंग्वेज नॉलेज, कि उसको सेटिस्फैक्ट्री मीन्स तसल्ली बख्श जो नॉलेज होती है वो नहीं दी गई है। दैट कैन इनेबल देम टू अवॉइड लैंग्विस्टिक मिसयूज़, तभी वो लैंग्विस्टिक जो है मतलब जो मिसयूज़ या जो मिस्टेक्स है वो करते हैं। रिलेटिंग नॉलेज विद कॉम्पिटेंस वाज सिग्निफिकेंट इनफ टू प्रेजेंट दैट द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्पीकर इज जज्ड बाय मीन्स ऑफ एरर्स दैट कंसर्न द अमाउंट ऑफ लैंग्विस्टिक डेटा दे हैव बीन exposed to. However, a performance which is the actual use of language does not represent the language knowledge that the speaker has. तो इसमें भी यही बताया गया है कि जैसे परफॉर्मेंस है वो जब मतलब हम किसी के सामने बोलते हैं या कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम नॉलेज हमारे पास ओबियसली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि प्रॉपर वे में कैसे उसको कन्वे करना है, तभी हम एरर्स जो है क्रिएट करते हैं। According to J. Richard et al., people may have the competence to produce an infinitely long sentences. Competence obviously जो आपकी पहली नॉलेज होती है, जो आपके पास पहली लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तो obviously आपके पास इतनी ग्रिप होती है उस नॉलेज, उस लैंग्वेज पे कि आप उस पर बहुत ज़्यादा कुछ लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। But when they attempt to use this knowledge to perform, there are many reasons why they restrict the number of adjectives, adverbs and clauses in one sentence. तो वही बात जैसे मैंने वो बच्चे की एग्जांपल दी कि जब आप बच्चे के साथ बात करोगे तो आपने ये एडजेक्टिव्स, एडवर्ड्स, क्लासेस इनको थोड़ा साइड पे रखना है, क्योंकि आपने परफॉर्म वहाँ पे बहुत कम करना है। लेकिन जब आप लिखोगे, बोलोगे बड़े के साथ, तो आपकी जो पहली लैंग्वेज की नॉलेज है उसको अच्छे से अच्छे परफॉर्म करना। The actual state of the speaker show somehow involves and influences the speaker's performance by either causing a good performance or mistakes. Thus, it is quite obvious that there is some kind of interrelational relationship between competence and performance. Obviously, इनके दरमियान कोई relation तो है. Somehow a speaker can perform well if they have already satisfied linguistic knowledge. As support to this, Cardor mentioned that mistakes are of no significance to the process of language learning. तो आगे नहीं वही mistakes की बात कर रहा है कि ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, एक प्रोसेस होता है सीखने का। Error analysis approach. Before the rise of error analysis approach, contrastive analysis had been the dominant approach used in dealing and conceptualizing the learner's errors in 1950s. तो ये एक थ्योरी थी जो पेश की गई थी, और ये किसने की थी आगे हम देखेंगे। दिस अप्रोच हैड बीन गॉन इन हैंड विद द कंसेप्ट ऑफ L1 इंटरफेरेंस एंड प्रिसाइजली द इंटरलैंग्वेज इफेक्ट। तो इसमें ये बताया गया था कि जो एरर्स या मिस्टेक्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से करते हैं। अगर सपोज़ आप उर्दू स्पीकर हो तो जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हो, तो जब आप सेकंड लैंग्वेज में मिस्टेक्स करते हो ये आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से होते हैं सारे। तो ये बताया गया था। और उसके बाद इट क्लेम दैट द मेन कॉज ऑफ committing errors in the process of second language learning is the L1. वही बात कि L1 की वजह से जो है हम सेकंड लैंग्वेज में जो है मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं। In other words, the linguistic background of the language learners badly affects the production in the target language or second language. तो ये बैकग्राउंड नॉलेज जो होती है, मतलब जो आपकी अपनी लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास होती है वो बैकग्राउंड होगी, तो इसलिए आपकी जो सेकंड लैंग्वेज जब आप लर्न करते हो उसकी वजह से ये होता है। एक्स फेंग एंड जे हो में, ये आई थिंक चाइनीज़ है, pointed out that the contrastive analysis hypothesis claimed that the principal barrier to second language acquisition is the interference of the first language system with the second language system and that a scientific। तो इन्होंने भी यही बताया इन दोनों ने कि जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो या जो एरर्स करते हैं वो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से हम करते हैं। मतलब जब सेकंड लैंग्वेज में हम मिस्टेक्स करते हैं या एरर्स करते हैं वो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से करते हैं, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व होती है।
एंड आगे क्या है कि स्ट्रक्चरल कंपैरिजन ऑफ द टू लैंग्वेजेस इन क्वेश्चन वुड एनेबल पीपल टू प्रेडिक्ट एंड डिस्क्राइब which are problems and which are not. Error analysis approach overwhelmed and announced that decline of the contrastive analysis which was only effective in phonology. लेकिन इस जो थीरी थी या जो कंट्रास्टिव एनालिसिस या कंट्रास्टिव थीरी, इसको जो है मतलब इतनी वो क्या कहते हैं प्रमोशन या प्रमोट नहीं हुई, इसको जो है रिजेक्ट किया गया था इसकी फोनोलॉजी की वजह से. एंड अकॉर्डिंग टू जे रिचर्ड EA डेवलप्ड एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, उन्होंने फिर एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो डेवलप की 1960s में. एंड इट केम टू लाइट टू आर्ग्यू दैट द एरर that the mother tongue was not the main and the only source of the errors committed by the learners. तो उस थीरी में या उसने जो कुछ बताया था 1960s में, उसमें इसने क्या कहा कि नहीं, जो मदर टंग है उसकी वजह से एरर्स नहीं होते. लेकिन ये जो थीरी थी ये कंट्रास्टिव एनालिसिस, इसमें जो है क्या बताया गया था कि जो एरर्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारी मदर टंग की वजह से करते हैं, मतलब जो हमारी मादरी ज़बान होती है. लेकिन फिर उसके बाद 1960s में EA डेवलप्ड एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स ने एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डेवलप की. उसमें क्या कहा गया कि नहीं, मदर टंग की वजह से हम नहीं करते ये सब कुछ. In addition, Hashim A 1919 mentioned that the language effect is more complex and these errors can be caused even by the target language itself and by the applied communicative strategies as well as the type and quality of the second language instructions. तो देखो इन्होंने फिर सेकंड लैंग्वेज को ज़्यादा कसूरवार ठहराया, मतलब इन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज को साइड पे रखा है कि नहीं, सेकंड लैंग्वेज की वजह से जब हम सीख रहे होते या कुछ कर रहे होते तो ऑब्वियसली इसमें एरर्स भी होंगे, मिस्टेक्स भी होंगे. The aim of EA according to J. Richard at first to identify strategies that learners use in language learning in terms of the approaches and strategies used to both teaching and learning. Second, to try identify the causes of learners' errors, that is investigating the motives behind committing such errors at the first attempt to. पहले ये जो पहला पॉइंट है ये देखते हैं. फर्स्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज दैट लर्नर्स यूज इन लैंग्वेज लर्निंग इन टर्म्स ऑफ द अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज बोथ यूज्ड इन बोथ टीचिंग एंड लर्निंग. तो पहले पॉइंट में ये बताया कि उन स्ट्रेटजीज़ को आइडेंटिफाई करो जो लर्नर है, जब वो फर्स्ट लैंग्वेज या सॉरी जो लैंग्वेज सीख रहा है उसको यूज़ जो कर रहा है उस स्ट्रेटजीज़ को आइडेंटिफाई करो. इट इन टर्म्स ऑफ द अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड इन बोथ टीचिंग, मतलब दोनों की, टीचिंग और लर्निंग दोनों की. फिर सेकंड पॉइंट ये है टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ लर्नर्स like errors, that is investigating the motives behind committing such errors as the first attempt to eradicate them. कि फिर उसके मोटिव्स मतलब उसकी वजह ढूंढो, उसको इन्वेस्टिगेट करो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब ये एरर्स क्यों क्रिएट कर रहा है. थर्ड, टू ऑब्टेन information on common difficulties in language learning as in aid to teaching or in the preparation of the teaching materials. तो फिर ये टीचिंग मटीरियल्स जो टीचिंग है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये बात की गई है. The two major causes of error coined by the error analysis approach are the interlingual error, which is an error made by the learner's linguistic background. और interlingual में जो है मतलब जो एरर आप क्रिएट करते हो वो आपकी जो लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड, मतलब आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज जो मादरी ज़बान है उसकी वजह से करते हो. एंड नेटिव लैंग्वेज इंटरफेरेंस, मतलब नेटिव लैंग्वेज वही आपकी जो ज़बान होती है मादरी ज़बान. एंड द इंट्रालैंग्वल एरर विच इज़ द or intralingual error used which is the error committed by the learners when they misuse some target language rules. कि जो टारगेट लैंग्वेज है आपकी, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो उस रूल्स को जब आप मिस यूज़ करते हो तभी एरर क्रिएट होते हैं. कंसिडरिंग दैट द एरर कॉजेज लाइज विद इन एंड बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज इटसेल्फ एंड द लर्नर्स फॉल एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन टारगेट लैंग्वेज रूल्स. तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई साफ सी बात है कि जब आप एरर्स मतलब क्रिएट करते हो, एरर्स करते हो या मिस्टेक्स करते हो, ये आप अपनी जो लैंग्वेज सीख रहे हो, मतलब जो आपकी सेकंड लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो उसकी वजह से करते हो, उनके रूल्स को आप मिस यूज़ करते हो तभी एरर्स क्रिएट होते हैं. एरर एनालिसिस इन SLA वाज इस्टेब्लिश्ड इन द 1960s बाय कॉर्डर एंड कोलीग्स. तो इन्होंने ये मतलब इस्टेब्लिश किया था. एरर एनालिसिस वाज एन अल्टरनेटिव टू कंट्रास्टिव एनालिसिस. कंट्रास्टिव एनालिसिस जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बात की कि उसको कहा गया कि जो एरर्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारी मादरी ज़बान की वजह से करते हैं, मतलब मादरी ज़बान का बहुत बड़ा रोल होता है एरर को क्रिएट करने में. एन अप्रोच इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरिज्म थ्रू विच अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स सॉट टू बी यूज द फॉर्मल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द लर्नर्स एंड फर्स्ट सेकंड लैंग्वेजेस डू प्रिडिक्ट एरर्स. एरर एनालिसिस शोड दैट कंट्रास्टिव एनालिसिस वाज अनएबल टू प्रिडिक्ट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ एरर्स. Although its more valuable aspects have been incorporated into the study of language transfer. A key finding of error analysis has been that many learner errors are produced by learning making faulty
इन्फेरेंसेस अबाउट द रूल्स ऑफ द न्यू लैंग्वेज। तो इन्होंने भी यही बात की कि भाई जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उसका कोई रूल नहीं है उसमें एरर्स को क्रिएट करने में, ये सब आप जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते, तभी आप एरर्स कमिट करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इससे आगे जो है वो टाइप्स आते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इसके टाइप्स पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड, और अगर चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।